अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के इक़दाम की वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों को किसी जमानत के बगैर 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दस्तयाब हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जियो स्पेशल साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ऑनलाइन कोर्सेज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के जरिए दस्तयाब होंगे। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या तुम मुझे मार दोगे? बोलो कहां पर आऊं? असदुद्दीन ओवैसी का बयान। इंतखाबात जीतने में इसराइल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने जमहूरियत को अगवा करने का आयद किया इल्जाम। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जियो स्पेशल साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ऑनलाइन कोर्सेज नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के तहत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए दस्तयाब होंगे। उन्होंने आज हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी का दौरा किया। उन्होंने NIGST से कहा कि वो मिशन कर्मयोगी की तजवीज़ के मुताबिक शहरी खदमात की सलाहियत में इजाफे में अहम रोल अदा करे। उन्होंने कहा कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के शोबे में तोसी और महारत के वसीतर मौक़े मौजूद है। उन्होंने GIS, ड्रोन सर्वे और मैपिंग, GIS एनालिसिस, लैंड सर्वेइंग, डिजिटल मैपिंग और दीगर शोबों में हुनर की ज़रूरत पर जोर दिया। G20 के मुख्तलिफ इजलास में शिरकत के लिए इस साल तकरीबन 1.5 लाख गैर मुल्की मंदूबीन की मुल्क में आमद मुतवक्के है। मरकजी वज़ीर सयाहत व सक़ाफ़त जी किशन रेड्डी ने आज अमरावती में मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि G20 की इजलास 56 शहरों में मुनाकिद होंगे। आंध्र प्रदेश में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत विशाखापट्टनम में 28 और 29 मार्च को G20 समिट वर्किंग ग्रुप कमेटी का इजलास होगा। उन्होंने कहा कि रियासत को अब तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए 141 करोड़ रुपये मिले हैं। इन प्रोजेक्ट की तकमील की जिम्मेदारी रियासती महकमा सयाहत को दी गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि वैएसआर कड़पा ज़िले में गंदीकोटा के अलावा आराकू और लांबा सेंगी को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत तरक्की दी जाएगी। 19 के कारण नॉट ओनली इन इंडिया, सारी दुनिया में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। आज इंडिया में कोविड से अभी आगे बढ़कर आज दुनिया में एक मेजर डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स विश्व स्तर पर एयर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस में भारत का रैंक अभी 20 तक हो गई है। कल्चरल रिसोर्सेस में भारत का रैंक 12 पे आया है। 2023 भारत में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट का आने का अनुमान है। कोरोना के बाद श्रीनगर में हर दिन एवरी डे धारा 370 हटाने के बाद एक शांति का माहौल आया है। इसके कारण वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि जल जन अभियान एक ऐसे वक्त शुरू किया जा रहा है जब दुनिया भर में पानी की किल्लत मुस्तकबिल के बहरान के तौर पर देखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज राजस्थान के सोरही ज़िले में अबरोड में जल जन अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की दुनिया कुर्रे अर्ज़ पर पानी के महदूद वसाइल की संगी नोयत को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी के पेश नज़र पानी की किल्लत एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत पानी को मुस्तकबिल के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पानी होगा तो मुस्तकबिल भी होगा। उन्होंने आज से मुश्तरका कोशिशों को शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। 2012 में संस्थान की स्थापना के 75 वर्ष से जुड़ा कार्यक्रम हो, 2013 में संगम तीर्थधाम का कार्यक्रम हो, 2017 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का 80वां स्थापना दिवस हो, या फिर पिछले वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा स्वर्णिम भारत का कार्यक्रम हो,
मैं जब भी आपके बीच आता हूं, आपका स्नेह, आपका यह अपनापन मुझे अभिभूत कर देता है। ब्रह्मा कुमारी से मेरा यह संबंध इसलिए भी खास है क्योंकि स्व से ऊपर उठकर समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करना आप सभी के लिए आध्यात्मिक साधना का स्वरूप रहा है। साथियों, जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के इक़दाम की वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे के सनतों को जमानत के बगैर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दस्तियाब हुआ है। उन्होंने कहा कि इस साल 1 अप्रैल से कर्ज़ों पर होने वाले अखराजात में 1% की कमी आएगी। वो आज हैदराबाद में बजट के ताल्लुक से इज़हार ख्याल कर रही थी। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों को मईशत की तरक्की का इंजान करार देते हुए उन्होंने कहा कि बजट तजावीज़ के तहत छोटे कारोबारी इदारों को सरमाए की हद में इजाफा किया गया है। छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के बशमूल मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ तबादला ख्याल करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों और तालीमी इदारों की जानिब से इजादात और तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों को इनकम टैक्स के फ़वाइद फराहम करने के लिए कंपनियों के क़याम की तारीख को इस साल 31 मार्च से बढ़ाकर आइंदा साल 31 मार्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कंपनी की शेयर होल्डिंग में तब्दील होने वाले नुकसानात की सूरत में हुकूमत की जानिब से फ़वाइद की फराहमी के लिए मुक़र्ररा मुद्दत को 7 सालों से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्सेज के तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि तमाम किसानों को इससे फ़ायदा हो। इस इक़दाम से ज़राई टेक्नोलॉजी की सनअत और स्टार्टअप को फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम में फाइनेंस की मुमलिकती वज़रा और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। Today in India, Industry 4.0 is something which most companies, most industrial units, most integrated plants, most newly set up units, and also the sunrise sector and the PLI supported sectors are all tech savvy in their very nature. They're all becoming, their productions are becoming tailored through a lot of technology driven processes. They too want manpower where the person seeking the job has the right skill sets. So you're not training Industry 4.0 fit youngsters, but they're all going outside. Even Indian industry, in the process of expansion, are now using technology for their own production, that they also are seeking manpower who are with these skill sets. So training them for artificial intelligence or skilling them for that for Industry 4.0 will also serve the job requirements within India so that they can both be eligible here and also look for jobs wherever they want. Ma'am, one of the areas in the budget which is of particular interest to many of us of personal direct income tax, the questions about new regime versus old regime. I remember when you were delivering this speech, there was a bit of a suspense when you mentioned about the tax rebate limit up to 7 lakhs, and you mentioned it's only for the new regime. Now, many who still are part of the old regime would argue that it did inculcate a sense of saving, and if you save, you would get exemption. So it was the cycle of saving and exemption, one would argue. And it's difficult to then look at the benefits of the new regime per se for those of us who are already for many years engaged in the old regime.
How do you present the argument for the new regime in such a context, ma'am, especially saving and exemption idea? साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने आज सिकंदराबाद के रेल निलयम में डेटा एनालिस्टिक के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडियन रेलवेज के लिए डेटा एनालिटिक्स के शोबे में तहकीक को फ़रोग़ देगा। अरुण कुमार जैन ने कहा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स CRIS का एक अहम इक़दाम है जिससे इंडियन रेलवेज़ की खिदमात को मौसर बनाने में मदद मिलेगी। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, क्या तुम मुझे मार दोगे? बोलो कहाँ पर आऊँ? असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगे तुम? बोलो मुझे मार दोगे? बोलो कहाँ पर आऊँ? कर्नाटक में। रियासत कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी की जानिब से पैदा किए गए तनाज़े पर सदर मजलिस ने शदीद रद्द अमल का जाहिर किया है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक बीजेपी के सरबराह नलिन कुमार कटेल ने अपने एक मुतनाज़िया बयान में कहा था कि टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को रियासत कर्नाटक में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने टीपू सुल्तान के तमाम पैरोकारों को मार डालने का भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया था और कहा था कि जो भी टीपू सुल्तान की औलाद है इन्हें सरजमीन से भगाकर जंगलों में भेज दिया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो मारोगे मुझे? मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई करप्शन का नाम लेना हो, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए, ये तो ओपन कॉल है ये। अब इस पर भी क्या एक्शन नहीं लेंगे वहां का बीजेपी की सरकार? वो खुद कह रहे हैं कि जो हम उनको मार देंगे, जान से मार देंगे। कैसे मारेंगे आप? भारत की जो पहली संविधान की किताब बनाई गई थी और संविधान बनाने वाले इन तमाम लोगों के माई बाप से ज्यादा उनमें इस मुल्क से मोहब्बत थी। उसमें राम लक्ष्मण की, सीता की, गौतम बुद्ध की, अकबर बादशाह की, गुरु नानक की, महावीर की, झांसी की रानी की और टीपू सुल्तान की फोटो उसमें है। उसको भी जला देंगे क्या आप निकाल के? आप इतनी नफरत देखिए, ये नफरत है और कुछ नहीं है, हेट्रेड है ये और ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। सोमेश कुमार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। आंध्र प्रदेश कैडर के सीनियर IAS अफसर और तेलंगाना हुकूमत के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। गुज़िश्ता माह तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमेश कुमार की खिदमात को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दी थी, जिस पर तेलंगाना हुकूमत ने इन्हें चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया था। वो 12 जनवरी को अमरावती पहुँचकर AP कैडर के सीनियर अहदेदार की हैसियत से रिपोर्ट की। इन्हें AP हुकूमत को इत्तला दिए 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई। काफ़ी इंतज़ार के बाद सोमेश कुमार ने रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दे दी और इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कमसिन लड़कियों को जिनसी हरासानी, ईंट की भट्टी के 4 मालिकान के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने जिले संगारेड्डी में ईंट की भट्टियों से मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन पर उड़ीसा की कमसिन लड़कियों को ईंट की भट्टी में जिनसी मुलाजिमत देने के बाद इन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने जुमेरात के रोज़ ये बात बताई। ज़िले के नारायणखेड़ मंडल में माइग्रेंट 72 मजदूरों को, जिनमें कमसिन लड़कियां भी शामिल हैं, 5 माह कबल ईंट की भट्टी पर मुलाजिमत दी गई। हालिया दिनों में ये कमसिन लड़कियां चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा के रब्त में आ गई और इन लड़कियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि भट्टियों के मालिकान आजिर इनका इस्तेसाल किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा का पैगाम हुकूमत तेलंगाना के अलहदेदारों को दिए गए, जिसके बाद महकमे लेबर बहबूद खातून और इत्फाल महकमे और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदार इस ईंट की भट्टी वाले मकाम पर गए, जहां इन्हें ये इत्तला दी गई थी कि इस मुकाम पर मालिकान ने कमसिन लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया है। बाद महकमा जात के अहदेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर ईंट की भट्टी मालिकान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और कमसिन लड़कियों को बचा लिया। ये मालूम होने के बाद कि इन वर्कर्स को, जिन्हें ईंट की भट्टियों पर गैर मजाज तौर पर मुलाजिम रखा गया था, वापस उड़ीसा रवाना करने के इंतजाम किए जा रहे हैं।
यूक्रेन से वापस 2000 इंडियन मेडिसिन तलबा को उज़्बेकिस्तान के कॉलेजों में दाखिला। सदर्न इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ताशकंद मेडिकल एकेडमी प्रोफेसर मुराद जाफरोफ ने कहा कि वजारत सेहत उज़्बेकिस्तान की जानिब से जंगज़दा मुल्क यूक्रेन से वापस 2000 हिंदुस्तानी मेडिकल तलबा को MBBS की तकमील के लिए उज़्बेकिस्तान को अलॉट किया गया है। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 500 तलबा को ताशकंद मेडिकल एकेडमी में दाखिल किया गया, जबकि 1000 तलबा को बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में लिया गया और माबकी उज़्बेकिस्तान में दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया गया। उन्होंने कहा कि इन तमाम तलबा को मुनासिब शरह फ़ीस पर और साबिक़ तालीमी साल ज़ाय किए बगैर दाखिला दिया गया। प्रोफेसर जाफरोफ ने कहा कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का शुमार इलाके के बेहतरीन इदारों में होता है, जहाँ असली इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मरबूत है। इन दवाखानों में हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के प्रोफेसर तलबा की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा करने के लिए बरसर खिदमत हैं। डायरेक्टर न्यू डॉक्टर द्योराज ने कहा कि हिंदुस्तान में महदूद मेडिकल सीट्स और बहुत ज़्यादा फ़ीस की वजह से दरमियानी मुतवस्सित तबके के तलबा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल तालीम के शौक़ को पूरा करने से महरूम है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जंग की वजह से हज़ारों हिंदुस्तानी तलबा को अपनी तालीम अधूरी छोड़कर वापस होना पड़ा था और इन तलबा के मुस्तक़बिल को बचाने के लिए वजारत सेहत उज़्बेकिस्तान की जानिब से 2000 हिंदुस्तानी तलबा को अपने कॉलेजेस में सिलसिला तालीम को जारी रखने और तालीम मुकम्मल करने का मौका फ़राहम किया जा रहा है। क़ब्ल-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के वफ़द ने रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव से मुलाकात करते हुए यूक्रेन से वापस तलबा को दोबारा सिलसिला तालीम शुरू करने के लिए इक़दामात से वाकिफ़ कराया। इस मौके पर प्रोफेसर अली शेरशाद मानूफ, साबिक़ वज़ीर सेहत उज़्बेकिस्तान मोहम्मद व दीगर मौजूद थे। खुले ड्रेन, कच्ची सड़कें, पीने के पानी की लाइन नहीं, वार्ड नंबर 11 अलजाबरी कॉलोनी हल्के असम्बली महेश्वरम का ये हाल। शहर हैदराबाद से चंद मीटर्स की दूरी पर वाक़ है अलजाबरी कॉलोनी, जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड 11 और हल्का असम्बली महेश्वरम में आता है। यहाँ पर कच्ची सड़कें, खुले मोरियाँ, पीने के पाइपलाइन है जहाँ पानी हफ्ते में एक बार आता है और कहीं पानी की पाइपलाइन नहीं। कच्ची सड़कें, खुले गड्ढे, मोरियों से आए दिन हादसात आम हैं। यहाँ कोई सहूलत नहीं। मकामी अवाम ने मशहूर समाजी कारकुन शेख सईद बावज़ीर से शिकायत की और मुतासिरा मुकाम का दौरा करते हुए शेख बावज़ीर ने अवाम से मुलाकात की। अवाम ने मीडिया के सामने अपने इलाके की तफसीलात बताई और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो जल्द से जल्द यहाँ ड्रेन लाइन, पीने के पानी की लाइन, सड़कें और सरकारी स्कूल मंजूर करवाए। अवाम की दरख्वास्त पर समाजी कारकुन शेख सईद बावज़ीर ने रुकन असम्बली महेश्वरम वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से दरख्वास्त की कि वार्ड नंबर 11 अलजाबरी कॉलोनी में तरक्याती कामों को मंजूर करवाए और एक सरकारी स्कूल कायम करें। तकलीफ है तो वो है ना। और मेन पहले यहाँ का नल वाला जो है ना उसको हटाओ, पहले उन्हें सही नहीं है, पहले उसको हटाओ। अब हंस रहे थे, 2 वक्त गया उन्हें फोन करे नल कब खोल रहे, मैं तो हंस के बोलते हो, गुस्से से बोलते हो, नौकरी कर रहे हमारे को, फ्री में पानी नहीं दे रहे हो। बराबर बात है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है, ये रंजीत रेड्डी MP TRS का एरिया है, जेलपल्ली म्यूनसिपल का एरिया है। जेलपल्ली कमिश्नर मैडम से मेरी अपील है, ये आवाम का पहला काम है पानी का पीने का, दूसरा काम है ड्रेनेज लाइन, तीसरा काम है रोड, चौथा काम है खम्भों पे लटा होना और वगैरह होना। ये काम तुम्हारा कराना फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं है ये, क्योंकि पब्लिक इसलिए पब्लिक तुम्हारे को वोट डाल के जिताई। तुम्हारा ये एहसान नहीं कर रहेंगे तुम रोड डाल दिए, एहसान नहीं कर रहेंगे तुम वो कर दिए। पब्लिक के वोट से जीते, तुम्हारा काम है वोट लिए काम कराना चाहिए। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी इशू है इसके ऊपर आपका चेयरमैन एक बार यहाँ आके दौरा नहीं करता, चाहे वो TRS का रहने दो या MIM का रहने दो, कौन सा भी चेयरमैन दौरा नहीं कर रहा। आवाम की तकलीफ़ में उन्हें आके पूछना या मैं पूछना, उसका काम है। चेयरमैन होगा, काउंसलर होगा। और रही बात दूसरी कि अभी मेरे को आज इत्तला मिली कि 45 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए जेलपल्ली म्यूनसिपल को, जो 4 म्यूनसिपल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे जेलपल्ली म्यूनसिपल को आए। तो मेरी मैडम से अपील है कि मैडम पहले जो पैसे सेंक्शन हुए थे वैसा नको करो, वहाँ डाल दिए, उन्होंने आधी डाल दिए, वहाँ तक आधी आई, वो एरिया में आधी खाली है, जैसा लोग मत करो। आप स्पेशल लोगों को इसके पीछे लगाइए, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ कहाँ किसको तकलीफ़ है। इससे पहले के जैसा चेयरमैन 6 रोडा डाल लिया, उसके घरों के गलियों में आजुक बाजुक के पूरे, वाइस चेयरमैन उसके गलियों में 5-6 डाल लिया,
दूसरा काउंसलर को वोट डाल के पब्लिक जीताई तो उसको रोड़ा नहीं देते, बताइए। तो ऐसा ये 45 करोड़ के अंदर नहीं होना। और मैडम को बोल रहा हूँ, और बल्दिया कमिश्नर मैडम को, कि जो भी पैसे आए ना, सविता इंदर रेड्डी मैडम आपके अंडर में रख के आप काम कराना चाहिए। एक एक गली का एस्टीमेट सही लेना चाहिए। आधा ले रही, आधा छोड़ दे रही, डाल दे रही, वहाँ तक फिर भाग जा रही। वैसा नहीं, आप 45 करोड़ रुपये जो आए, मैं इसके बारे में आपको मुबारकबाद देता हूँ, मगर आवाम का काम कराओ। नए आवाम का काम कराएंगे, याद रखो इलेक्शन करीब है, ये आवाम आपको सिखा देंगी। और एक बस्ती दवाखाना नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है। अरे यहाँ अफसोस की बात है तुम्हारे एरिया के अंदर। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।